मैं सड़क किनारे बैठकर किसी का भाग्य देख रहा था, तभी मेरे करोड़पति माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ढोंगी बाबा तांत्रिक निकलूंगा। मुकदुक या मॉकडुक डे मुझे एकटक देखता रहा, फिर उसने हिकारत भरी हंसी हंसते हुए अपनी आंखों में साफ अवमानना दिखाई। लेकिन मैंने बस उस पर एक नज़र डाली और कहा, सटीक नहीं तो पैसे नहीं, क्या आप अपना भाग्य दिखाना चाहते हैं? मेरी माँ की आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरे साथ घर चलो। उसी पल मैंने देखा कि उन तीनों के माथे भौं के बीच से एक काली ऊर्जा, अशुभ साया निकल रही थी। मेरे दिमाग में एक ही बात कौंधी, काले साये का घेरा, मौत बेहद करीब है। मैंने एक ठंडी आह भरी, हाँ में सिर हिलाया, अपना दिशा सूचक कंपस समेटा और तंत्र मंत्र के पीले कागजों को पास के छोटे ठेले में ठूंस दिया। मुझे पहले घर जाकर अपना सामान समेटना होगा, अंदर बहुत बिखराव है, आप सब बाहर ही रुकें। मेरी माँ ने अंदर आकर देखने की जिद की, इसलिए बाकी लोगों को भी पीछे पीछे आना पड़ा। वे चारों मेरे पीछे एक गंदी संकरी गली में आ गए। कभी कभी कुछ चूहे वहां से तेजी से गुजर जाते थे। मैंने पीछे से एक बुदबुदाहट सुनी, कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है? क्यों नहीं, मैं यहां 10 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूं। मुकदुक के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। उसकी परवाह किए बिना मैं आगे बढ़ता रहा, जब तक कि एक छोटे लाल दरवाजे के सामने नहीं पहुंच गया। मैंने उसे धक्का देकर खोला। घर का सामान बेहद साधारण था, एक चूल्हा, एक मेज और एक पुराना बिजली का पंखा। मैंने बगल का दरवाज़ा खोला और अलमारी से कपड़े निकालकर समेटने लगा। मुकदुक ने अपनी नाक बंद कर ली। इन फटे पुराने कपड़ों को रखने की क्या ज़रूरत है? घर चलने पर परिवार तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद देगा। मैं अभी बोलने ही वाला था कि अचानक भीड़ घर के अंदर घुस आई और मोक परिवार के लोगों को घेर लिया। क्या आप सब ची वाई के परिवार वाले हैं? आप लोगों को ची के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। इस बच्ची ने बहुत दुख सहे हैं। आप लोग तो काफ़ी अमीर लगते हैं, इतने सालों बाद आप इसे ढूंढने आए हैं। सुना है घर में एक गोद लिया हुआ बच्चा भी है, पता नहीं वो इसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। मैं अनाथ थी, मुझे पड़ोसियों और मेरे गुरु ने पाल पोसकर बड़ा किया है। जब मैं जाने लगी तो सब मेरे लिए खुश थे, लेकिन उन्हें थोड़ा दुख भी था। वांग चाची, थिमव्योंग ने मेरे हाथों में चीज़ें थमाना शुरू कर दिया। ये कुछ कपड़े हैं जो हमने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। वो पुराने कपड़े घिस गए हैं, उन्हें मत पहनना। नए घर में नए कपड़े पहनना। देखते ही देखते मेरे हाथ बड़े छोटे थैलों से भर गए। गलती से एक थैला ची की माँ से छू गया। उन्होंने तुरंत अपना हाथ ऐसे खींच लिया जैसे मैं कोई गंदी चीज़ हूं। जब उन्होंने मेरी नज़रें देखीं तो वे झिझकते हुए मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ीं। मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने जोर भी नहीं दिया। बाकी लोग शायद गंदगी के डर से मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। अंत में पड़ोसी चाची चाचा ने ही मेरा सामान उठाने में मदद की। सब कुछ कार में रखने के बाद मैं अपना छोटा सा पीला बैग पकड़े पिछली सीट पर बैठ गई। मुकदुक डे ने माथे पर बल डाला। क्या तुम ये अपशकुनी चीज़ें घर ले जाने की सोच रहे हो? घर में तुम्हारे इन सामानों के लिए कोई जगह नहीं है। अपने भाई से तुम ऐसे बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुकदुक एक पल के लिए सन्न रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगी। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। अंत में मोकदुक लो को मोकदुक से माफ़ी मांगने के लिए कहना पड़ा। मोकदुक ने अनिच्छा से माफ़ी मांगी। कार में बैठने के बाद माँ ने मुझसे पूछना शुरू किया कि मैं सामान्य रूप से कैसे रहती थी। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक बाहर रहने के दौरान मैंने बहुत कुछ सहा है। सच कहूं तो मुझे अपने इन सगे माता पिता से भी अजीब सा परायापन महसूस हो रहा था। होना भी था, क्योंकि बचपन में मेरे पास तो कोई सौतेले माता पिता भी नहीं थे। जब बचपन में मानव तस्करों ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने मुझे भीख मंगवाने के लिए मार मार कर मेरे हाथ पैर तोड़ दिए थे और मैं मरने की कगार पर थी, तब वो मेरे गुरुजी ही थे जो उन दरिंदों से भिड़ गए और मुझे खींचकर वहां से बचा लाए। रास्ते में माँ जो कुछ भी पूछ रही थी मैं बस उतना ही जवाब दे रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और तनावपूर्ण था। तभी मैंने अपने बगल में बैठे दुओंग तुयेन को देखा, जो लगातार सुबक रहा था और रोने का नाटक कर रहा था। मैंने पूछा, क्या ये भी मोक परिवार का खून है? मेरे इतना पूछते ही मोकदुक छोटा भाई भड़क गया। अभी घर पहुंचे भी नहीं और तुमने दुओंग तुयेन को घर से निकालने की साजिश शुरू कर दी। तुम चाहे वापस आओ या ना आओ, हम दुओंग तुयेन को इस घर से कभी नहीं निकालेंगे। आखिर वो इतने सालों से हमारे साथ रहा है, हमारा उससे गहरा रिश्ता है। तभी माँ ने भी बात काटी, बेटा हम तुम्हें भी अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे, लेकिन उम्मीद है कि तुम दुओंग तुयेन को निशाना नहीं बनाओगे। ये सुनकर दुओंग तुयेन और ज्यादा रोने का नाटक करने लगा और मुझसे बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हो गया।
अगर आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते तो मैं खुद ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने चुपचाप उन सबकी शक्लों को देखा। भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। मैंने तो बस इतना पूछा था कि क्या ये मोक परिवार का बच्चा है। अब जाकर उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग रिएक्ट कर दी है। माँ ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, दरअसल दुओंग तुयेन वही बच्चा है जिससे बचपन में तुम अस्पताल में बदल गए थे। रिश्ते में तुम बड़े भाई हो और दुओंग तुयेन तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने बिना कुछ बोले बस अपना सिर हिला दिया। दुओंग तुयेन के इस तरह बार बार सुबकने की आवाज़ से मेरा सिर फटा जा रहा था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगी। गाड़ी मोकविला पहुंचती है। गाड़ी कुछ देर हिचकोले खाने के बाद आखिरकार मोकविला मोकजिया पहुंच गई। गाड़ी से उतरते वक्त किसी ने भी मेरा सामान उठाने में मदद नहीं की। वो चारों शान से अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद उन्हें अचानक याद आया कि वो मुझे तो बाहर ही भूल आए हैं। माँ भागती हुई वापस बाहर आईं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे खुद ही अपना सामान उठाकर अंदर चली गई। मुझे इस तरह अकेले अंदर आते देख उन सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मोक दुकजा, जो थोड़ी देर पहले दुओंग तुयेन के आंसू पोंछ रहा था, अब गुस्से में टिश्यू पेपर को हाथ में भींचे खड़ा था। तभी बड़ी बहन मोक दुकलो नौकरों पर चिल्लाने लगी, नए छोटे मालिक घर आए हैं, तुम में से किसी ने उनका सामान क्यों नहीं उठाया। मैं सीधे सीधे देख रही थी कि वो अपनी गलती दूसरों पर मढ़ रही है। मैंने कहा, जरूरत नहीं है, मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूं। ये सुनकर माँ के चेहरे पर और भी ग्लानि गिल्ट आ गई। वो झेंपते हुए बोली, ची, दरअसल तुम्हारा कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के कमरे में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तभी मोक दुकजा फिर बीच में कूद पड़ा, अच्छा, तो तुम अभी अभी घर आए हो और आते ही तुम्हारा निशाना दूसरी मंजिल के कमरे पर है। दुओंग तुयेन ने फिर से अपनी मासूमियत का मुखौटा पहना और बोला, भाई, दुकजा अभी नासमझ है। वो मेरे साथ बचपन से बड़ा हुआ है, इसलिए हमसे बहुत प्यार करता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरी मंजिल वाला अपना कमरा आपको दे देता हूं। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उस जगह पर पैर भी नहीं रखना जहां तुम रह चुके हो। वहां रहने से मेरे कर्म और ऊर्जा वास्तु औरा खराब हो जाएगी। इतना कहकर बिना उनके रिएक्शन की परवाह किए मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने का समय। रात को नौकरानी ने मुझे खाने के लिए बुलाया। वो सब पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। उन्होंने जानबूझकर दुओंग तुयेन के बगल वाली सीट मेरे लिए खाली छोड़ी थी। जैसे ही मैं बैठी, दुओंग तुयेन ने बड़े मीठे लहजे में मुझे आवाज़ दी, भैया। मैंने उसकी तरफ देखा। इसी लड़के की असली माँ ने मुझे और इसे बचपन में बदला था। अगर मेरे गुरुजी न होते तो मैं कब की मर चुकी होती। इन सब कड़वी यादों के साथ मैं चाहकर भी उस पर मुस्कुरा नहीं सकती थी। मेरी ठंडी नज़रों को देखकर दुओंग तुयेन ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका लीं और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। बड़ी बहन ने मुझे घूरते हुए कहा, ची, दुओंग तुयेन तुमसे कुछ कह रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। मेरे हाथ में जो चम्मच था वो खटाक से कटोरी में गिरा, लेकिन मेरे खाना खाने की रफ्तार कम नहीं हुई। मैंने बेहद ठंडे और बेपरवाह लहजे में कहा, सुन लिया मैंने। डाइनिंग टेबल का दृश्य जारी। बस मेरा मन नहीं था जवाब देने का। मैंने कहा, बड़ी बहन मोक दुकलो गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी तहजीब और संस्कार कहाँ चले गए? इतने सालों में तुम्हारे उस गुरु और उन गली मोहल्ले के घटिया लोगों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो लोग कैसे हैं, ये बोलने से पहले अपनी औकात देखो। आप लोग मुझे एक चोर दुओंग तुयेन के साथ एक ही टेबल पर बिठाकर खाना खिला रहे हो और फिर मुझसे मेरे संस्कारों के बारे में पूछ रहे हो। मोक दुकजा, छोटा भाई, बीच में कूद पड़ा, तुम्हारा ये बर्ताव क्या है? भाई, दुओंग तुयेन को पता था कि तुम वापस आ रहे हो। उन्होंने तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे खरीदे हैं, क्योंकि बचपन में तुम दोनों बदले नहीं गए थे। मेरी आवाज़ में अब तक दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। कचरे के डिब्बे में तुम नहीं फेंके गए थे। जाहिर है तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पतले से कपड़े में रहना कैसा होता है। जब मैं सड़कों पर भटक रही थी तो कुछ दरिंदे मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझसे भीख मंगवाना चाहते थे। इतना कहते ही मैंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा दी। मेरी कलाई और बाह पर गहरे और भयानक जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ जगह से तो मांस अंदर तक धंसा हुआ था। अब सबको समझ आया कि थोड़ी देर पहले जो चम्मच मेरे बाएं हाथ से कटोरी में गिरा था वो इसी पुरानी चोट के दर्द की वजह से गिरा था। ये देखकर बड़ी बहन मोक दुकलो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से माफ़ी का एक शब्द तक नहीं निकला। माँ सन्न रह गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अंदाज भी नहीं था कि तुमने बाहर इतनी तकलीफें झेली हैं। पिता मो कियन कुओक भी ची का ये दर्द देखकर अपनी सिसकियां नहीं रोक पाए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कल दुकलो तुम्हें अस्पताल ले जाएगी, पूरे शरीर का अच्छे से चेकअप करवाओ। कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी आस्तीन नीचे करते हुए ठंडे लहजे में कहा, गुरुजी ने मेरा हाथ बहुत पहले ही डॉक्टरों को दिखा दिया था।
ये हाथ बस हिलडुल सकता है, इससे भारी काम नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी बहन, मुझे माफ़ करना। बचपन में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पेट भरने और जिंदा रहने पर था। मुझे किसी ने संस्कार और तहजीब नहीं सिखाई। मुझे सिर्फ जिंदा कैसे रहना है ये सिखाया गया है। मैंने अपनी चेयर पीछे की और कहा, शायद मैं ही आप जैसे संस्कारी लोगों के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाने के लायक नहीं हूं। मेरा पेट भर गया, आप लोग खाइए। बड़ी बहन तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ में पछतावा था। ची, मुझसे तुम्हें समझने में गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर ये दुओंग तुयेन, अगर वो है तो मैं नहीं, और अगर मैं हूं तो वो नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे? बड़ी बहन कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी बाह के जख्मों को याद करके वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। माँ भी बिल्कुल गूंगी बन गई। आखिर दुओंग तुयेन को भी उन्होंने 10 साल से ज्यादा पाला था। अगर असली बेटा मिलते ही वो गोद लिए हुए बेटे को लात मारकर बाहर निकाल देते तो बाहर के लोग मोक परिवार के बारे में क्या थू थू करते। माँ ने मिन्नत भरी नजरों से देखा। ची, माँ अभी भी यही चाहती है कि तुम दुओंग तुयेन के साथ मिलजुल कर रहो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन अगर आप लोगों को किसी एक को ही चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने भी दोबारा पूछना बेकार समझा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह का दृश्य। अगले दिन मेरी आंख भूख के मारे खुली। पेट में मरोड़ उठ रहे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आलीशान विला में आने के पहले ही दिन मुझे भूखे पेट सोना पड़ेगा और सुबह भूखे ही जागना पड़ेगा। मैंने बिस्तर से उठकर वो नए कपड़े निकाले जो बस्ती की आंटी वुओंग ने मेरे लिए प्यार से खरीदे थे और उन्हें पहन लिया। सुबह का दृश्य माइनस जारी। आंटी ने मेरे लिए जो कपड़े खरीदे थे वो चमकीले हरे रंग के थे और उन पर एक छोटी सी बिल्ली छपी हुई थी। मैं जैसे ही कमरा छोड़कर बाहर आई, पूरा परिवार सोकर उठ चुका था। जब से मैं बाहर आई थी, मोक दुगजा, छोटा भाई, फटी आंखों से मुझे ही घूरे जा रहा था। उसकी नजरें मेरे कपड़ों से हट ही नहीं रही थीं। वो अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुमने ये क्या अजीब सी चीज पहन रखी है? मैंने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल नए कपड़े हैं, इसमें एक भी पैच रफू नहीं लगा है और इसे पहले किसी ने पहना भी नहीं है। क्यों, कोई दिक्कत है? ये सुनते ही मोक दुगजा की हंसी गायब हो गई। उसे अचानक सड़क पर बिताया मेरा अतीत याद आ गया और उसने शर्मिंदगी में अपना फोन उठा लिया। तभी बड़ी बहन मोक दुकलो ने आगे बढ़कर मुझे दूध का एक गिलास दिया। मैंने गिलास ले लिया और छोटे छोटे घूंट पीने लगी। माँ ने मुझे डाइनिंग टेबल पर आने को कहा। मैंने टेबल की तरफ एक सरसरी निगाह डाली और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अंडे से एलर्जी है। माँ ने टेबल पर रखी अंडे वाली नूडल्स की कटोरी को झेप कर देखा और तुरंत नौकरानी से मेरे लिए दूसरी नूडल्स बनाने को कहा। जब मैंने नूडल्स खा ली तब जाकर मेरे पेट की भूख थोड़ी शांत हुई। खाना खाने के बाद माँ ने मुझे 10 लाख रुपए 10 वैंटी दिए और कहा कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लूं। शायद थोड़ी देर पहले हुई बात की वजह से मोक दुगजा ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूं। ये सुनकर दुओंग तुयेन, गोद लिया भाई, सन्न रह गया। वो हकलाते हुए बोला, दुगजा, क्या आज तुम्हारा मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर जाने का प्लान नहीं था? जो गहने हमने ऑर्डर किए थे उन्हें लाने जाना था ना? मोक दुगजा ने आ कहा। उसकी नजरें कुछ देर हम दोनों के बीच घूमती रहीं, लेकिन आखिरकार वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और दुओंग तुयेन से बोला, आई एम सॉरी दुओंग तुयेन भाई, ची यहाँ बिल्कुल नए हैं और उनका यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। तुम अपनी किसी फ्रेंड को साथ ले जाओ। शॉपिंग मॉल का दृश्य। मोक दुगजा गाड़ी चलाकर मॉल के सामने पहुंचा। उसने देखा कि मैं अभी भी चुपचाप खड़ी हूं। पता नहीं उसने क्या सोचा, लेकिन वो खुद गाड़ी से उतरा और उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी में बैठ गई और अपना दाहिना हाथ दिखाते हुए कहा, मेरा एक हाथ अभी भी सही सलामत है, मैं दरवाज़ा खोल सकती हूं। अरे, तुम्हारी परवाह किसे है? मुझे तो बस इस बात का डर था कि कहीं तुम मेरी गाड़ी पर स्क्रैच न मार दो, उसने चिढ़कर कहा। मॉल बहुत बड़ा था। कम से कम पिछले इतने सालों में मैंने कभी इतनी बड़ी जगह नहीं देखी थी। मैं गेट पर खड़े होकर बस चारों तरफ देखने लगी। मोक दुगजा ने नफरत भरे लहजे में कहा, इस तरह गवारों की तरह देखना बंद करो, जल्दी चलो। मॉल के अंदर पहुंचकर वो बीच में ही किसी काम से थोड़ी देर के लिए चला गया और मुझे एक दुकान में अकेला छोड़ गया। मैंने अपने लिए कुछ साधारण और सस्ते कपड़े चुने और बिल चुका दिया। फिर मैं पास की दुकान में गई और वहां से कुछ बड़े साइज के आदमियों और औरतों के कपड़े खरीदे। ये कपड़े मैं आंटी वुओंग और बस्ती के बाकी पड़ोसियों के लिए ले जाना चाहती थी। थोड़ा सोचने के बाद मैंने बचे हुए पैसों से मोक परिवार के हर सदस्य के लिए भी एक एक तोहफा खरीद लिया। मैं मॉल के गेट पर खड़े होकर दोपहर के 2 बजे तक मोक दुगजा का इंतजार करती रही, लेकिन वो लौटकर नहीं आया।
भूख लगने पर मैं पास के एक स्टोर में गई और 3 रुपए का एक ब्रेड खरीदकर अपना पेट भरा। शाम के 5 बज चुके थे, तभी आखिरकार मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था, लेकिन मैंने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से माँ की आवाज़ आई, ची, दुओंग तुयेन के पैर में चोट लग गई है। हम सब अस्पताल में हैं, तुम खुद ही कोई कैब टैक्सी करके घर वापस आ जाओ, ठीक है? मैंने बस हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। मेरे फ़ोन के वॉलेट में इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं मोकविला तक की कैब कर सकूं। मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने ड्राइवर से कहकर खुद को आधे रास्ते में ही उतरवा लिया और वहां से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। मुझे बहुत तेज़ भूख और प्यास लगी थी। जब मैं थककर हाफते हुए घर पहुंची तो देखा कि घर पर सब लोग, मोकविला का लिविंग रूम माइनस शाम का दृश्य, लिविंग रूम में सब लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि पिता मो किएन कुओक भी, जो आमतौर पर काम में बेहद व्यस्त रहते हैं, आज घर पर ही थे। दुओंग तुयेन ने जैसे ही मुझे आते देखा, वो एक नकली और पछतावे भरी मुस्कान के साथ बोला, आई एम सो सॉरी भैया, मेरी वजह से दुखजा आपको लेने नहीं आ पाया। मैंने तो मम्मी पापा से कहा था कि अस्पताल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, यहाँ तक कि मोक किएन कुओक भी, जो आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, आज घर पर ही थे। दुओंग तुयेन ने मुझे वापस आया देखा तो क्षमायाचना वाली मुस्कान के साथ कहा, मुझे सच में बहुत दुख है, मेरी वजह से दुख या तुम्हें लेने नहीं आ पाया। मैंने मम्मी पापा से कहा था कि आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे नहीं माने। शुक्र है कि बस पैर में थोड़ी मोच ही आई है, वरना मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते। मैंने उसके पैर की तरफ देखा, जिस पर एक पतली सी पट्टी बंधी हुई थी। दुओंग तुयेन ने एक अंगूर उठाकर अपने मुंह में डाला, दिन भर यात्रा करके थक गए होगे, तुम जल्दी से बैठो और पहले अंगूर खाओ। नौकरानी डीविएट ने मेरे हाथ से बैग लिए और हैरान होकर चिल्लाई, क्या ये सामान मालिक और मालकिन के लिए खरीदा गया है और यहाँ बड़े साहब और छोटी मालकिन के लिए भी उपहार हैं? पूरा परिवार हैरान रह गया। ची वाई की माँ आगे बढ़ीं और शॉपिंग बैग से एक एक करके सारा सामान बाहर निकालने लगीं। दुओंग तुयेन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहा, शायद मेरे लिए कुछ नहीं है ना? कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझे पसंद न करना स्वाभाविक ही है। माँ ने सारा सामान बाहर निकाला। कुल 5 चीज़ें थीं, न एक कम न एक ज्यादा। दुओंग तुयेन की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। माँ को अचानक कुछ याद आया, उन्होंने मेरे लाए हुए पुराने सामान को भी बाहर फैलाकर रख दिया। वे सस्ते कपड़े और बड़े साइज के जूते निश्चित रूप से मेरे पहनने के लिए नहीं थे। इन सारे उपहारों को देखकर माँ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। तुम यहाँ तक कैसे आए? जैसे माँ के शक को साबित करने के लिए खाना बनाने वाली चाची ने मेरे पैरों की तरफ इशारा किया। छोटे साहब के पैरों से खून बह रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी एड़ी की चमड़ी पूरी तरह छिलकर लाल हो चुकी थी। सफ़ेद मोज़ा खून से पूरी तरह लाल हो गया था। मोक ड्यूक डीए तुरंत मेडिकल किट लेने के लिए भागा। मोक ड्यूक लो ने मुझे सोफे पर बैठने में मदद की और सावधानी से मेरा जूता उतारने लगी, लेकिन मोज़ा मेरे खून और मांस से बुरी तरह चिपक गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने उनकी तरफ देखे बिना खुद ही मोज़े को अपनी खाल से खींचकर अलग कर दिया। मोक ड्यूक लो ने ये देखकर भौहें सिकोड़ लीं और ची वाई की माँ दर्द से कराह उठी और अपना मुंह बंद कर लिया। खून की बूंदें टपकने लगीं और देखते ही देखते फर्श पर खून का एक छोटा सा पूल बन गया। दुओंग तुयेन के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। नौकरानी चाची ने जल्दी से मेरे पैर के नीचे रखने के लिए एक तौलिया ला दिया। मोक ड्यूक डीए एंटीसेप्टिक दवा लेकर घाव को सावधानी से साफ करने लगा। मैंने उसके हाथ से दवा छीनी और सीधे घाव पर उड़ेल दी। फिर पट्टी लेकर जैसे तैसे कुछ फेरे लपेट लिए। क्योंकि मेरा बायां हाथ ठीक से काम नहीं करता था, इसलिए पट्टी पूरी तरह से उलझ गई थी। माँ से ये सब और देखा नहीं गया। जल्दी से ची के लिए डॉक्टर को बुलाओ। मोक दुक लो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब और मत लपेटो, डॉक्टर के आने का इंतज़ार करो। मैंने बिना किसी की तरफ देखे खामोशी से पट्टी बांधना पूरा किया। ज़रूरत नहीं है, मैं थक गई हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से मेरी नींद खुली। बाहर से हल्की आवाज़ें आ रही थीं। कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई? जल्दी से दरवाज़ा तोड़ दो। मैंने पहचान लिया कि वो ची की माँ की आवाज़ थी। मैं लंगड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने गई। माँ बाहर खड़ी थीं और उनके पीछे सफ़ेद कोट पहने एक डॉक्टर था। ची, उठो और खाना खा लो बेटा, और डॉक्टर को अपने पैर का घाव एक बार देखने दो। ड्राइंग रूम का माहौल थोड़ा गंभीर था। जब मैं वहां पहुंची तो उनकी बहस अभी खत्म नहीं हुई थी। दुओंग तुयेन की आंखें रोने जैसी लाल थीं, तो इसका मतलब जो आवाज़ें मैंने सुनी थीं वो कोई सपना नहीं था। मोक किएन कुओक ने दुओंग तुयेन को बुरी तरह डांटा था। मोक
2 है। लिविंग रूम का दृश्य माइनस जारी। ये बहुत अजीब था कि इस बार मोगदुगजा छोटा भाई ने अपने तथाकथित भाई दुओंग तुयेन का पक्ष नहीं लिया। जैसे ही उसने मुझे कमरे से बाहर आते देखा, वो तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या कहे। क्या आप ठीक हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टर को अपने पैर का घाव ठीक करने दिया। डिनर के बाद मोगदुक या मोगदुगडी लगातार मेरे आसपास ही घूमता रहा। मैं टीवी देखना चाहती थी, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता था, तो उसने टीवी चालू करने में मेरी मदद की। मेरे जरा सा हिलते ही वो मेरे हाथ में फल थमा देता था। जैसे ही मैंने चौथा संतरा खाकर खत्म किया, उसने तुरंत एक और छिला हुआ संतरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने मोगदुक या की तरफ एक नज़र देखा। तुम खुद खाओ। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा इरादा आपको शॉपिंग मॉल में अकेला छोड़ने का नहीं था। असल में मैं अस्पताल दवा लेने जा रहा था, तभी दुओंग तुयेन भैया का फ़ोन आया कि उन्हें चोट लग गई है। मैंने बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि चोट कितनी गंभीर है। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो देखा कि बस उनके पैर का जोड़ खिसक गया है। दुओंग तुयेन भैया जिद करने लगे कि मैं वहीं रुककर उनकी देखभाल करूं, और मैं भी उन्हें अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। यह कहते कहते उसे याद आया कि उसने मुझे मॉल में अकेला छोड़ दिया था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें दोष भी नहीं देती। वो फ़ोन कॉल तुमने ही आंटी टोंग डी टोंग से कहकर मुझे करवाया था ना? उसने हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाया। इस पूरे घर में जिसने कभी मेरा फ़ोन नंबर मांगा था, वो सिर्फ वही था। कुछ दिनों बाद मेरा पैर पूरी तरह ठीक हो गया। चीवाई की माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि वो खुद मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाहती हैं। मैंने मना करते हुए सिर हिलाया और कहा कि मेरे साथ बस मोगदुक या का जाना ही काफ़ी है। मोगदुक या अचानक सोफे से उछल पड़ा। मैं भैया के साथ जाऊंगा। इतना कहकर उसने दुओंग तुयेन के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और सीधे गैरेज की तरफ भाग गया। मोगड्यूक लो ने भी कहा, तो फिर मुझे और दुक या को अपने साथ चलने दो। वो अभी छोटा है, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी दुओंग तुयेन की रुआंसी आवाज़ गूंजी, तो फिर आज मुझे दोबारा चेकअप के लिए कौन ले जाएगा? मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। चीवाई की माँ ने अब जाकर अपने दूसरे गोद लिए हुए बेटे पर ध्यान दिया। दुओंग तुयेन, माँ तुम्हारे साथ चलेगी, ठीक है? ये सुनते ही दुओंग तुयेन गुस्से में अपने पैर पटकने लगा। मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे सिर्फ दीदी मोगदुक लो चाहिए। दीदी को मेरे साथ चलना होगा। इतना बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि चीई की माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसने गुस्से में अपने पैर जमीन पर जोर जोर से पटके, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, और चिल्लाया, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं सिर्फ बड़ी बहन के साथ जाना चाहता हूँ। दीदी को मेरे साथ आना ही होगा। इतना बोलने के बाद ही उसे अचानक एहसास हुआ कि पूरे कमरे का माहौल बदल चुका है। माँ का चेहरा गुस्से और कड़वाहट से बिल्कुल काला पड़ गया था। यहाँ तक कि बड़ी बहन मोगदुकलो के चेहरे के हाव भाव भी बहुत खराब हो चुके थे। बड़ी बहन ने ठंडे लहजे में कहा, दुओंग तुयेन, मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब दोबारा चेकअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हें जाना ही है तो जाओ, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। दुओंग तुयेन गुस्से और बेइज्जती के मारे फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन इस बार उसकी इस झूठी नौटंकी को शांत कराने या उसे पुचकारने के लिए वहां कोई आगे नहीं आया। मैंने माँ और बड़ी बहन के साथ जाने के ऑफर को साफ मना कर दिया और सिर्फ छोटे भाई मोगदुकजा को अपने साथ आने की इजाज़त दी। गाड़ी के अंदर का दृश्य। गाड़ी के अंदर मोगदुकजा बेहद खुश था और मज़े में कोई धुन गुनगुना रहा था। तभी रास्ते में एक रेड लाइट, लाल बत्ती आई और गाड़ी रुक गई। मोगदुकजा ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी डिब्बी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। भाई, ये आपके लिए है। मैंने देखा, वो चोट के निशान मिटाने वाली एक स्कार क्रीम कैम्ट्रीसीओ थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, उस दिन मैं ख़ास तौर पर इस क्रीम को लेने के लिए ही उस बड़े अस्पताल गया था। ये वहाँ के एक बहुत बड़े स्किन स्पेशलिस्ट का सीक्रेट फॉर्मूला है। सच में बहुत महंगी और असरदार है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ लेकर आएगा। उसके इस निस्वार्थ प्यार को देखकर मेरे दिल में एक पल के लिए कशमकश संघर्ष होने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, दुकजा, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ भाई, बिल्कुल हैं। उसने हैरान होकर कहा, वैसे अगर आपको पैसों की कोई कमी है तो आप मम्मी पापा से मांग सकते हैं। मेरे पास खुद के बचाए हुए बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं। पर क्या बात है भाई, क्या आप किसी मुसीबत में हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और सीधे पूछा, तुम्हारे पास इस वक्त कुल कितने पैसे हैं? क्या तुम मुझे 20 लाख रुपए 20 वैंटी दे सकते हो? मोगदुकजा मेरी ये बात सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन उसने बिना कोई दूसरा सवाल किए तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाला और
मोक दुगजा मुझे पैसे ट्रांसफर करने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसके दिए हुए स्कार क्रीम की डिब्बी पर लिखे शब्दों को अपनी उंगलियों से सहलाया और फिर उससे पूछा, तुमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब लिया था? उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अचानक से बात का टॉपिक बदल दूंगी। फिर भी उसने सीधे सीधे जवाब दिया, इसी साल मार्च में मिला था। इस आने वाले शनिवार को तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग, पहाड़ चढ़ने पर जाने वाले हो ना? मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा। मोक दुगजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भैया, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक घर में इस बारे में किसी को नहीं बताया है। मैंने बेहद गंभीर आवाज में कहा, मत जाओ। पर क्यों? मैंने अपने दोस्तों से पहले ही वादा कर रखा है। उसने हैरान होकर पूछा। मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम लोग कुल 4 लोग एक ही गाड़ी में जा रहे हो। मैं कह रही हूं, मत जाओ। मेरी बात और चेहरे की असाधारण गंभीरता को देखकर मोक दुगजा अंदर से कांप गया। उसने डरते और झिझकते हुए कहा, ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, मैं नहीं जाऊंगा। चलो, अब तुम मुझे वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने कहा। इस बार उसने थोड़े अनमने मन से पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उसे लगा कि मैंने उसे ट्रिप पर जाने से रोक दिया। लेकिन जब मैंने उन पैसों से उसके लिए एक सुरक्षा धागा, ब्रेसलेट, कंगन खरीदा, तब जाकर उसके चेहरे पर वापस खुशी आई। घर लौटकर वो बड़े चाव से मेरा खरीदा हुआ सामान समेटने में मेरी मदद करने लगा। मोक विला का लिविंग रूम माइनस शाम का दृश्य। तभी दुओंग तुयेन सेब की कटी हुई प्लेट लेकर हमारे पास आया। दुगजा, तुम थक गए होगे ना? लो, पहले थोड़ा फल खा लो, उसने अपनी बेहद मीठी और बनावटी आवाज में कहा। मोक दुगजा ने सेब का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया और फिर एक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, थैंक यू भाई, दुओंग तुयेन। दुओंग तुयेन वहीं खड़ा रहा, गया नहीं। मैंने ध्यान दिया कि उसके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली पर एक छोटा सा बैंडेड लगा हुआ था। मैं तुरंत समझ गई कि वह अपनी उंगली पर लगी चोट दिखाकर फिर से मम्मी पापा की सहानुभूति, सिंपैथी बटोरने का नाटक करने आया है। लेकिन सीधे साधे मोक दुगजा को इस बात का अंदाज भी नहीं था। दुओंग तुयेन ने प्लेट नीचे रखी और मुझे एक तिरछी नजरों से देखा। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और अपने हाथ का सेब खाती रही। तभी दुओंग तुयेन की नज़र मोक दुगजा के हाथ पर बंधी उस सस्ती सी डोरी, ब्रेसलेट पर पड़ी। वो अजीब सा मुंह बनाकर बोला, दुगजा, तुमने ये कहाँ से खरीदा? इतनी घटिया और सस्ती चीज तुमने अपने हाथ में पहन रखी है। तुम्हें डर नहीं लगता कि इससे इन्फेक्शन हो जाएगा या हाथ गंदा हो जाएगा? वो ब्रेसलेट वाकई दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन वो कल्याण और सुरक्षा, प्रोटेक्शन बिन एन का प्रतीक था। जब मैंने वो सुरक्षा कंगन मोक दुगजा को दिया तो मैंने उसे उसकी कीमत नहीं बताई थी। उसने भी बिना कोई नखरा किए या उसे घटिया समझे तुरंत अपनी कलाई पर बांध लिया, ठीक उसी जगह जहां उसने लाखों की महंगी घड़ी पहन रखी थी। दुओंग तुयेन ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और बड़े बनावटीपन से बोला, अरे दुगजा, जरा संभल कर, कहीं इस घटिया सी डोरी की वजह से तुम्हारी वो महंगी घड़ी न छिल जाए जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। इतना कहकर वो उस कंगन को उतारने लगा। मोक दुगजा ने झटके से अपना हाथ पीछे हटा लिया। भाई रहने दीजिए, ये मुझे भाई ची ने लाकर दिया है, ये बिल्कुल भी घटिया चीज नहीं है। दुओंग तुयेन ने मुझे चुनौती भरी और नीचा दिखाने वाली नजरों से देखा। अच्छा, सच में? तो बताओ ची, इसकी कीमत क्या है? मैंने एक शांत और बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा। हाँ, सच में बहुत सस्ती है, बस कुछ 100 रुपए की ही है। दुओंग तुयेन ने हिकारत से उस कंगन को देखा और फिर से उसे जबरन उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मोक दुगजा तुरंत पीछे हट गया। भले ही ये कुछ 100 रुपए की हो, फिर भी मैं इसे पहनूंगा। भाई दुओंग तुयेन, आप फालतू की चिंता मत कीजिए, भाई ची मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, मोक दुगजा ने साफ शब्दों में कह दिया। दुओंग तुयेन ने मुझे गुस्से और जलन से घूरा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे लग रहा है कि मैंने उसका भाई उससे छीन लिया है। पर सच तो ये है कि ये शुरू से ही मेरा सगा भाई था, इस पर हक मेरा था। डाइनिंग टेबल का दृश्य, रात का खाना। रात को खाना खाते समय दुओंग तुयेन ने जानबूझकर शनिवार की ट्रैकिंग का जिक्र छेड़ा। दुगजा, तुम लोग इस शनिवार को पहाड़ चढ़ने जा रहे हो ना? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं? तुम चारों के साथ अगर मैं भी आ जाऊंगा तो कोई समस्या नहीं होगी ना? मुझे साफ समझ आ रहा था कि वो मेरे और मोक दुगजा के बीच बढ़ती नज़दीकियों को सहन नहीं कर पा रहा है और बीच में टांग अड़ाना चाहता है। तभी माँ ने मेरी प्लेट में मांस का एक टुकड़ा रखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो ची को भी अपने साथ ले जाओ। दुओंग तुयेन के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन उसने तुरंत अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए कहा, लेकिन गाड़ी में तो सिर्फ 5 ही लोग बैठ सकते हैं। अगर भाई ची भी चलेंगे तो गाड़ी में जगह नहीं बचेगी। मैंने बिना प्लेट से नजरें उठाए ठंडे लहजे में कहा, जरूरत नहीं है, मैं नहीं जा रही। और तभी मोक दुगजा ने भी बम फोड़ा, और मैं भी नहीं जा रहा हूं। इस शनिवार मुझे कुछ दूसरा जरूरी काम है, इसलिए मैंने ट्रैकिंग का प्लान कैंसिल कर दिया है। भाई दुओंग तुयेन, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं अपने दोस्तों से कह देता हूं, आप उनकी गाड़ी में चले जाना।
दुओंग तुयेन ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक नकली, असहज और जमी हुई सी मुस्कान तैर रही थी। वो हकलाते हुए बोला, तुम अचानक मना क्यों कर रहे हो? पिछले हफ्ते तो तुम इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे ना? दुओंग तुयेन ने पूछा। बस अब मेरा मन नहीं है जाने का, मोक दुकजा ने सीधे शब्दों में कह दिया। दुओंग तुयेन को भनक लग गई थी कि इसके पीछे जरूर मेरा हाथ है। वो तुरंत बोला, दुकजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ची ने तुम्हें अपनी उन अंधविश्वासी और तंत्र मंत्र वाली बातों में फंसा लिया है? उन्होंने तुम्हारी कुंडली देखकर शुभ अशुभ या मौत का डर दिखाया है ना? क्या मैं सही कह रहा हूं ची? मैंने बिना किसी डर के सीधे हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देखते ही डाइनिंग टेबल पर बैठे बाकी सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया और माहौल गंभीर हो गया। पिता मोकियन कुओक ने भारी और सख्त आवाज में कहा, ची, आज के बाद इस घर में दोबारा कभी इन फालतू और मनहूस चीजों का जिक्र मत करना। हम इस परिवार में इन सब तंत्र मंत्र की बकवास पर यकीन नहीं करते। दुकजा, इस शनिवार तुम्हें ट्रैकिंग पर जाना है तो तुम शौक से जाओ। इन अंधविश्वासी और मनहूस बातों पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मोग्ध पे छोटे ऊ की मात्रा किए जाने तुरंत मेरा बचाव करते हुए कहा, लेकिन पापा, आप लोग भाई ची को गलत समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई तंत्र मंत्र या अंधविश्वास नहीं फैलाया। हाँ, मैंने भाग्य देखा है। मैंने बीच में ही दुकजा की बात काटते हुए ठंडे लहजे में कहा, इस शनिवार को अगर मोग दुकजा इस घर की चौखट से बाहर निकला तो उसका सामना हॉरर एक्सीडेंट और खूनी मौत हुआ हुएट क्वांग ब्लड डिजास्टर से होगा। धड़ाम, अगर तूने फिर से इस घर में अपनी ये मनहूस जबान खोली तो इसी वक्त इस घर से दफा हो जा। पिता गुस्से के मारे हाँफने लगे। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। बड़ी बहन मोग दुकलो ने तुरंत आगे बढ़कर पिता की पीठ थपथपाई ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। वहीं माँ मेची की आंखों से अचानक आंसुओं का सैलाब बहने लगा। मोग दुकजा ने खाना वहीं छोड़ दिया और धीरे धीरे अपनी माँ के आंसू पहुंचने लगा। दुओंग तुयेन भी मौका देखकर माँ के करीब जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ थीं। उन आंखों में एक कमीनी और शातिर जीत की चमक थी, मानो उसने मुझे इस घर से निकालने का खेल जीत लिया हो। इस बेहद तनावपूर्ण और भारी माहौल के बीच मैंने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में एक ऐसा सच बोला जिसने पूरे विला को हिलाकर रख दिया। आप लोग मुझ पर सिर्फ इसलिए गुस्सा कर रहे हैं ना क्योंकि सालों पहले आपकी वो 5 साल की छोटी बेटी लिन इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी थी। खौफनाक सन्नाटा माइनस बैकग्राउंड म्यूजिक बंद, सांस लेने तक की आवाज आनी बंद हो गई। पिता का चेहरा गुस्से और सदमे से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उन्होंने आव देखा न ताव टेबल पर रखी चीनी मिट्टी की प्लेट उठाई और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक मारी। जब तू ये सब जानता था, पिता दहाड़े, तो तूने फिर से दुकजा के लिए वही मनहूस और खूनी मौत की भविष्यवाणी करने की हिम्मत कैसे की? तुम जैसे ढोंगी और पाखंडी तांत्रिकों की वजह से ही मेरी मासूम बच्ची लिन आज इस दुनिया में नहीं है। ची, प्लीज मेरी खातिर इन सारी मनहूस चीजों को फेंक दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बड़ी बहन ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मैं चुपचाप अपने कमरे में चला जाऊं और अपना तांत्रिक सामान फेंक दूं, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। दुओंग तुयेन ने आग में घी डालते हुए चिल्लाकर कहा, ची, जब तुझे पता है कि इस परिवार में उन तांत्रिक विद्याओं की वजह से क्या क्या झेला है और ये घर कैसे बर्बाद हुआ है, तो तू यहाँ फिर से वही भूत प्रेत का ढोंग रचने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तू जानबूझकर दुकजा को बेवकूफ बना रहा है। और दृश्य समाप्त। दुओंग तुयेन की तीखी बातें सुनकर मोग दुकजा ने बहुत ही डरते और झिझकते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और कांपती आवाज में कहा, पापा, मम्मी, मैंने भाई ची से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। मैंने छोटी बहन का जिक्र तक उनसे कभी नहीं किया। मोग दुकजा के मुंह से ये बात सुनते ही कमरे में बैठे बाकी सभी लोग जड़ सन्न हो गए। दरअसल अब तक पिता और बड़ी बहन को यही लग रहा था कि मोग दुकजा ने ही मेरे साथ अपनी दोस्ती के चक्कर में घर का ये पुराना और दर्दनाक राज मुझे बताया होगा। लेकिन जब दुकजा ने साफ मना कर दिया तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। अगर दुकजा ने नहीं बताया तो फिर मुझे ये सब कैसे पता? मैंने उनकी खामोशी को तोड़ा और ठंडे लहजे में आगे कहा, आज से कई साल पहले छोटी बहन लिन की मौत से ठीक 1 महीना पहले दुओंग तुयेन को बहुत तेज बुखार आया था। सही कह रही हूं ना? उसे शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका बुखार ठीक नहीं कर पा रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब आप लोगों ने थक हार कर एक सिद्ध ओझा तांत्रिक थाओ एसाई को घर पर बुलाया था। लेकिन उस तांत्रिक के आने और कुछ उपाय करने के कुछ ही दिनों बाद दुओंग तुयेन तो ठीक हो गया, पर अचानक आपकी 5 साल की मासूम बेटी लिन को वैसा ही तेज बुखार आ गया और कुछ ही दिनों में उसने दम तोड़ दिया। सस्पेंस और डर का माहौल। यह सुनते ही दुओंग तुयेन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और वो अंदर से बुरी तरह कांप उठा। माँ मेची वाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच था कि मोक परिवार की एक छोटी बेटी थी जो कई साल पहले मर चुकी थी
और ये बात बाहर के कुछ लोग जानते भी थे। लेकिन उस मौत के पीछे की ये अजीबोगरीब और खौफनाक परिस्थितियां कि पहले दुओंग तुयेन बीमार हुआ, फिर तांत्रिक आया और फिर बेटी मर गई, ये एक ऐसा पारिवारिक राज था जो मोक परिवार के सदस्यों के अलावा पूरी दुनिया में किसी तीसरे इंसान को नहीं पता था। ची तुम्हें घर के अंदर की ये सब बातें कैसे पता? माँ की आवाज़ बुरी तरह लड़खड़ाने लगी और वो सोफे का सहारा लेकर खड़ी हो गईं। मैंने उनकी घबराहट को देखा और बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैं इस बारे में अभी सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ। रही बात मोक दुक जाके इस शनिवार को ट्रैकिंग पर जाने की, मैंने बहुत ही बेपरवाह लहजे में अपनी बात खत्म की। खैर, अगर मोक दुक जा फिर भी ट्रैकिंग पर जाना चाहता है तो शौक से जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही वो रात का खाना बेहद कड़वाहट और सन्नाटे के बीच खत्म हुआ। पिता मोकियन कुओक खुद को यही तसल्ली दे रहे थे कि मैंने जो कुछ भी कहा या तो वो किसी और ने मुझे बताया था या फिर मैं बस हवा में तीर चला रही थी, लेकिन वो दुनिया से झूठ बोल सकते थे, खुद से नहीं। अगर ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता तो ठीक था, लेकिन दुओंग तुयेन का वो तेज़ बुखार और परिवार का उस तांत्रिक को घर बुलाना, जब मैंने एक एक बारीक बात बिल्कुल सच बता दी तो इसे महज अंदाज़ा कहना खुद को धोखा देने जैसा था। पिछले कुछ दिनों से मेरे उन चंद शब्दों ने पूरे मोक परिवार की रातों की नींद उड़ा दी थी। हर कोई अंदर ही अंदर एक अनजाने डर से कांप रहा था। इस बीच मैं चुपचाप अपने कमरे में ही रही और बाहर नहीं निकली। मोक दुक जा जब भी मुझसे बात करने या मिलने के लिए मेरे कमरे की तरफ आने की कोशिश करता, दुओंग तुयेन तुरंत उसे पीछे खींच लेता। वो दुक जा के कान भरते हुए कहता, वो सिर्फ मनहूस और अपशकुन वाली बातें करता है, तुम जितना हो सके उससे दूर रहो। यहाँ तक कि माँ मेची भी इन दिनों मुझे ऐसे देखने लगी थी मानो मैं इस घर में कोई अदृश्य इंसान, गोस्ट, इनविजिबल हूँ। मुझे अच्छे से समझ आ रहा था कि मैंने मोक परिवार के उस दुखते नासूर कमजोरी पर हाथ रख दिया था जिसे वो दुनिया से छुपाकर रखना चाहते थे। इसलिए मैंने खुद ही आगे बढ़कर उनसे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए इस विला से बाहर जाकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर माँ कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनके शब्द उनके गले में ही अटक कर रह गए। आखिरकार बड़ी बहन मोक दुकलो ने बात संभाली, ची हमारे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे पता है, मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। दरअसल मेरे एक मुवक्किल क्लाइंट ने मुझसे अपनी कुंडली का दोष दूर करने के लिए मदद मांगी है। मेरा यहाँ रहकर वो तांत्रिक अनुष्ठान करना इस घर के माहौल के लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ही पिता ने सुना कि मैं फिर से वही तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की बातें कर रही हूँ, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर से चिल्लाए, कल के कल इस घर से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से, और जब तक अपने दिमाग से ये तांत्रिक बकवास निकालकर बाहर न फेंक दो तब तक इस घर में वापस कदम मत रखना। अगली सुबह माइनस विला का मुख्य दरवाज़ा। अगली सुबह मैंने अपने बैग में सिर्फ 2-4 जोड़ी कपड़े रखे। मुझे ज़्यादा सामान ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बहुत जल्द ये परिवार खुद रोते हुए मेरे पास आएगा और मुझे वापस बुलाएगा। मेरे विला से बाहर निकलने से ठीक पहले छोटा भाई मोक दुकजा भागता हुआ मेरे पास आया और उसने चुपके से मेरे हाथ में अपना एक बैंक कार्ड थमा दिया। उसकी आंखें नम थीं। उसने बेहद भावुक आवाज़ में कहा, भाई ची, आप प्लीज़ एक बार पापा मम्मी के सामने थोड़ा झुक जाइए ना। उनसे बस एक बार अपनी गलती मान लीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप एक बार माफ़ी मांग लेंगे तो वो आपको कभी इस घर से दूर नहीं जाने देंगे। मैंने उसके दिए हुए कार्ड को देखा और मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और मोक दुक जाके दिए कार्ड को मना कर दिया। असल में जब से मैं इस विला में आई थी, मैंने आज तक उन्हें कभी मम्मी पापा कहकर नहीं पुकारा था। मोक दुक जा को भी इस बात का एहसास अब जाकर हुआ कि इतने दिन साथ रहने के बाद भी मेरे मुंह से वो शब्द कभी नहीं निकले थे। वो रोते हुए मुझे रोकना चाहता था, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से पिता मोकियन कुओक की दहाड़ गूंजी, उसे जाने दो, कोई उसे नहीं रोकेगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो ये दुओंग तुयेन की बराबरी कर सके। मैंने अपना सिर उठाया और सीधे ऊपर खड़े पिता की आंखों में देखा। मैंने ठंडे लहजे में कहा, जिस दिन मैं पहली बार इस घर में आई थी, मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप लोगों को मेरे और दुओंग तुयेन में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे। आज आप सबने मुझे घर से निकालकर अपना वो जवाब दे दिया है ना? ये सुनते ही माँ मेची का गला रुंध गया। वो जो शब्द मुझे रोकने के लिए बोलना चाहती थीं, वो उनके हलक में ही फंस कर रह गए। पिता ने नफरत से एक ठंडी सांस ली और पैर पटकते हुए अपने बेडरूम में चले गए। पिता के जाते ही दुओंग तुयेन के चेहरे पर एक कमीनी और चुनौती भरी मुस्कान तैर गई। वो मेरे पास आया और बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, भैया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्द अपनी इन मनहूस तांत्रिक चीज़ों को फेंक कर वापस घर लौट आएंगे। मैंने सुना है कि आपको अभी तक किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने का मौका भी नहीं मिला है। आप जैसे ही लौटेंगे, मैं पापा के हाथ पैर जोड़कर आपके एडमिशन का इंतज़ाम करवा दूंगा। आपका ये छोटा भाई हमेशा यहीं आपका इंतज़ार करेगा। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिना पीछे मुड़े सीधे बाहर की तरफ चल दी।
दुओंग तुयेन की बकवास मेरे एक कान से घुसकर दूसरे से निकल रही थी। मेरी एकमात्र चिंता सिर्फ इतनी थी कि काश मोगदुगजा मेरी बात मान जाए और उस शनिवार पहाड़ चढ़ने ट्रैकिंग पर न जाए। होटल का कमरा माइनस शाम का दृश्य। बड़ी बहन मोगदुकलो अपनी गाड़ी से मुझे एक होटल तक छोड़ने आई। उसने भी मुझे एक बैंक कार्ड देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे वापस धकेल दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन पैसों का हिसाब मैं बाद में करूंगी, मैंने कहा। बड़ी बहन को मेरी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो ज़बरदस्ती वो कार्ड मेरे हाथ में थमाने लगी। तभी मैंने उसकी तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसका कोई सिरा नहीं था। दीदी, जब आप 18 साल की थीं तब आपके साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था और आपको गंभीर चोट आई थी, सही कह रही हूं ना? बड़ी बहन सन्न रह गई। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाई और मुझसे पूछना चाहा कि मुझे ये सब कैसे पता, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था और मैं ऊपर जा चुकी थी। मेरे चाबी के छल्ले में बंधी वो छोटी तांत्रिक घंटी अचानक जोर जोर से हिलने और लेंग लेंग की आवाज़ करने लगी। मैंने उसे अपने हाथ से दबाया और फुसफुसाया, शांत रहो, मुझे पता है। होटल का कमरा माइनस आधी रात का दृश्य। होटल में मेरे शुरुआती दिन कुछ खास अच्छे नहीं गुजरे। बड़ी बहन ने घर लौटते ही शायद सबको बता दिया था कि मैं किस होटल के किस कमरे में रुकी हूं। नतीजा ये हुआ कि आधी रात के सन्नाटे में कोई लगातार मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने होटल के रिसेप्शन पर कई बार इस बात की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अच्छे से जानती थी कि आधी रात को दरवाज़ा पीटने वाले ये गुंडे और कोई नहीं, बल्कि दरवाज़ा खटखटाने वाले ये लोग कोई और नहीं बल्कि दुओंग तुयेन के भेजे हुए गुंडे थे। वो अभी भी मोक परिवार का इकलौता और आधिकारिक बड़ा बेटा थाईथ्यू जिया बना हुआ था। मैं इतने दिनों बाद इस घर में वापस आई थी, लेकिन किसी ने भी मेरे स्वागत में कोई पार्टी तायक NHAN दैन रखने की बात तक नहीं की थी। जाहिर है, मोक परिवार के रसूख और दबाव के आगे होटल के रिसेप्शन वाले भी दुओंग तुयेन के गुंडों के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। खैर, खुशकिस्मती से मैं बचपन से ही ऐसी ही बदहाली और शोर शराबे के बीच पली बढ़ी थी, इसलिए इस मामूली शोर से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। आलीशान विला के आराम की आदत होने के बाद अब इस पुराने और तंग होटल के कमरे में मेरा मन नहीं लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से मोगदुगजा मुझे लगातार फ़ोन पर मैसेज भेज रहा था। मैंने उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज सुबह मैंने खुद आगे बढ़कर उसे एक आखिरी मैसेज भेजा, आज पहाड़ चढ़ने मत जाना। होटल का कमरा माइनस अगली सुबह का दृश्य। टीवी पर न्यूज़ एंकर की तेज़ और गंभीर आवाज़। सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। कल शाम हमारे शहर के बाहरी इलाके में एक बेहद दर्दनाक और भयानक सड़क हादसा हुआ। एक तेज़ रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही एक एसयूवी गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये खबर सुनते ही मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कीं और अपनी उंगलियों पर हिसाब तांत्रिक गणना लगाने लगी। एक ट्रक ड्राइवर, कातिल और 5 पीड़ित लोग। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे। इसका मतलब साफ था, मोगदुगजा मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज करके आखिरकार अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर चला ही गया था। फ़ोन की तेज़ रिंगटोन माइनस सस्पेंस संगीत। तभी अचानक मेरे फ़ोन की स्क्रीन चमकी। स्क्रीन पर माँ मे ची ई का नाम आ रहा था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से माँ की पागलों की तरह रोने और चीखने की आवाज़ आई, ची ई, बेटा, तुम जहाँ भी हो इसी वक्त तुरंत सरकारी अस्पताल पहुँचो, प्लीज़ जल्दी आओ। तुम्हारा छोटा भाई दुगजा बहुत बुरी तरह घायल हो गया है, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। माँ की बात सुनकर भी मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। मैंने फ़ोन काटा, अपना झोला उठाया और अस्पताल के रास्ते में पड़ने वाली एक दुकान से बड़े आराम से 2 पीस भुने हुए मोंग जियो न्यूओंग माइनस सूअर के पैर का भुना हुआ मांस चटपटा स्नैक खरीदे और अस्पताल की तरफ चल दी। अस्पताल पहुंचते ही दुओंग तुयेन मुझ पर बुरी तरह बरस पड़ी। यह सब तेरी वजह से हुआ है। ड्यूक डे से वो अंधविश्वास और भूत प्रेत की फालतू बातें की, तभी वो घायल हुआ। तू किस मुंह से यहाँ आई है? तेरे हाथ में ये क्या है? दुओंग तुयेन ने मेरे हाथ से वो बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। तभी उसमें से मोंग जियो सूअर के पैर का सूप पाया की महक आने लगी। मोंग जियो, दुगदा वहां इस हालत में घायल पड़ा है और तेरे पास यहाँ खाने का होश है। मोक डुक लो भी बगल में खड़ी मेरे हाथ के बैग को देख रही थी। उसके चेहरे पर भी नाराज़गी साफ थी। ऐसा लग रहा था कि हम तीनों अभी अभी ही वहां पहुंचे थे। तभी माँ ची वाई वार्ड से बाहर आईं। दुओंग तुयेन ने तुरंत लपककर उनका हाथ थाम लिया। माँ, आप ठीक तो हैं ना? माँ ची ने नामे सिर हिलाया और मेरी तरफ एक अजीब जटिल निगाह से देखा। मैंने अपने हाथ का बैग आगे बढ़ाते हुए कहा,
पैर टूट गया है तो अच्छे से खाकर सेहत बनाओ। मो कियन कुओक भी अभी अभी वार्ड से बाहर आए थे। मेरी ये बात सुनकर उनके चेहरे के भाव भी अजीब हो गए। दुओंग तुयेन ने झटके से मेरा हाथ पीछे धकेल दिया। तेरी इस कचरा चीज की जरूरत किसे है? मो दुकलो को भाप गया कि हम लोगों के बीच का माहौल ठीक नहीं है। उसने तुरंत दुक डिया की माँ से पूछा, लड़का आखिर कैसा है? माँ ची वाई ने एक तरफ हटकर हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। चिंता की कोई बात नहीं है, बस पैर में मोच आई है। वार्ड के अंदर मो दुगदा अपने पैरों को हिला डुला रहा था। उसका एक पैर पट्टी से बंधा हुआ था। हमें देखकर वो खुशी से पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। तभी दुओंग तुयेन के मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हारे सिर्फ पैर में ही चोट क्यों लगी? मरने वाले तो तुम होने चाहिए थे ना। मो दुकदा की मुस्कान वहीं की वहीं गायब हो गई। द पे छोटे ऊ की मात्रा ओ अंग तुयेन को भी तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है। उसने हड़बड़ाकर सफाई दी, मेरा वो मतलब नहीं था। मो कियन कुओक गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने सीधे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यहां से दफा हो जाओ। दुओंग तुयेन लड़खड़ा गया और अपना चेहरा पकड़कर अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। पिता मो कियन कुओक ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैंने दुकदा से सब कुछ सुन लिया है। तू ही था जिसने सुबह सुबह उसे जगाया और जबरदस्ती पहाड़ पर जाकर अपने लिए कुछ लाने को कहा। अगर तेरी वजह से ना होता तो दुकदा कभी घायल नहीं होता। दुओंग तुयेन रो पड़ा, मुझे कैसे पता होता कि कार एक्सीडेंट हो जाएगा? मैं तो दुकदा को पहाड़ पर इसलिए भेज रहा था ताकि वो आपके लिए एक शांति सुरक्षा मोतियों की माला, सुरक्षा कवच ला सके। मैंने सुना था कि उस पहाड़ पर एक बहुत प्रसिद्ध गुरु रहते हैं, इसलिए मैं आपके जन्मदिन पर विशेष रूप से ये तोहफा देना चाहता था। मो कियन कुओक ये सुनकर अवाक रह गए। मॉक डुकलो ने भावुक होकर अपने पिता को समझाया, पिताजी, दुगदा अब ठीक तो है ना? वैसे भी दुओंग तुयेन ने जो कुछ भी किया वो आपके लिए ही तो किया था। ये सुनकर मो कियन कुओक के चेहरे का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मैंने दुओंग तुयेन की तरफ देखा। उसकी रोने से लाल हो चुकी आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। वो लगातार मुझे इसी तरह घूर रहा था। मैं मुस्कुराई और कहा, दुओंग तुयेन, वे गुरु तो कब के वहां से जा चुके हैं, क्या तुम्हें नहीं पता था? यह सुनते ही दुओंग तुयेन के चेहरे का रंग पल पल में बदलने लगा। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए था। उन गुरु ने तो 1 हफ्ते पहले ही वहां से जाने की घोषणा कर दी थी। क्या तुमने अपना फोन नहीं देखा? दुओंग तुयेन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बगल में खड़ी मॉक ड्यूकलो की तरफ देखा। मो दुकलो के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। फिर भी उसने बात संभालते हुए कहा, शायद दुओंग तुयेन ने वो खबर नहीं देखी होगी। आखिरकार उसकी नीयत तो अच्छी ही थी। दुओंग तुयेन ने खुद को बेचारा दिखाते हुए सिर हिलाया। मुझे लगा कि गुरु अभी वहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे दुकदा को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अगर मुझे पहले से पता होता और मैंने आपकी बात मानी होती तो आज ये रक्तपात का संकट हुयत क्वांग माइनस अनहोनी खून खराबा न देखना पड़ता। रक्तपात का संकट शब्द सुनते ही मो कियन कुओक को कुछ दिन पहले कही गई मेरी बातें याद आ गईं। वो अपशकुन भरी बातें करने वाली। उसे यहाँ किसने बुलाया है? मो कियन कुओक ने कड़क कर पूछा। मो दुगदा भले ही घायल था, लेकिन उसकी आवाज में पूरी ताकत थी। मैंने ही भाई चीची को बुलाया है। मैंने सुअर के पैर का वो सूप मोंग जियो उसकी तरफ बढ़ा दिया जो अभी भी गर्मा गर्म था। ये देखकर माची भी गुस्सा नहीं कर पाई, क्योंकि दुगदा ने ही मुझे बुलाया था। उनकी आंखों में द पे छोटे ऊ की मात्रा के दा के लिए सिर्फ दर्द और ममता थी। तुमने ची को यहां क्यों बुलाया? मो दुगदा ने करवट ली और अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। जब उसने अपनी हथेली खोली तो उसमें लकड़ी के कुछ टूटे हुए मोती थे। मैं आधे रास्ते ही पहुंचा था कि मुझे अचानक याद आया कि मैं भाईची का दिया हुआ मोतियों का ब्रेसलेट लाना भूल गया हूं। भाईची ने कहा था कि वो ब्रेसलेट मेरी रक्षा करेगा। मैं उसे वापस लेने आना चाहता था, लेकिन उन लोगों दुओंग तुयेन वगैरह को ये झंझट लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वे पहले पहाड़ पर जा रहे हैं और मेरा इंतजार करेंगे। मैं गाड़ी से उतरा ही था और अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि तभी मेरे पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। मेरा पैर तो बस उस धमाके के डर से पीछे की सीढ़ी न देख पाने के कारण मुड़ गया। मो दुगदा थोड़ा हिचकिचाया। उसके दिल में अभी भी खौफ था। अभी मैंने खबरें देखीं। जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो बगल वाली सीट को ड्राइवर सीट पर बैठा था। गाड़ी से उतरने से पहले मैं भी उसी सीट पर बैठा हुआ था। ये सुनते ही पूरे वार्ड के लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, मोतियों की माला का टूटना मुसीबत को टालने के लिए था, लेकिन मैंने आज सुबह तुम्हें साफ मैसेज भेजकर कहा था कि पहाड़ पर मत जाना। अगर तुम नहीं जाते तो आज इस पैर में मोच भी नहीं आती। मो दुगदा मॉक डुगडी हैरान रह गया। कैसा मैसेज? मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला। ये सुनकर दुओंग
दुओंग तुयेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जो भी हो, अब दुग्धा ठीक है ना? अब हम इस बारे में और पूछताछ नहीं करते हैं, उसे आराम करने देते हैं। लेकिन मॉक डोकलो ने उसे बीच में ही टोकते हुए रोका। तुम ये किस तरह के भाई हो? आम दिनों में क्या तुम ही दुग्धा की सबसे ज्यादा परवाह नहीं करते थे? मो दुग्धा ने अपना फोन अनलॉक किया। स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन चीजें साफ दिख रही थीं। मैंने फोन हाथ में लिया और मो दुग्धा और मेरे बीच की चैट खोली। पहाड़ पर मत जाना। ये मैसेज अभी भी मेरे फोन में साफ दिख रहा था, लेकिन मो दुग्धा के फोन में वो चैट पूरी तरह खाली थी। मो दुग्धा दोनों फोन को बार बार मिलाकर देखने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिग्नल न होने की वजह से मैसेज नहीं मिला? नहीं, ये तो गलत है। मुझे अच्छे से याद है कि आज सुबह मेरे फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आई थी। उसके बाद मैंने भाई दुओंग तुयेन को फोन देखने के लिए दिया था। तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। भाई दुओंग तुयेन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। मैंने नहीं किया। मैंने मैसेज डिलीट नहीं किया है। मैंने उसका भेजा हुआ कोई मैसेज नहीं देखा था। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी ये हालत देखकर मेरे दिमाग में बस 4 शब्द आए। चोर की दाढ़ी में तिनका, बिना मारे ही सच उगल देना। मो परिवार में कोई भी बेवकूफ नहीं था। दुओंग तुयेन के इस चेहरे ने साफ साबित कर दिया था कि ये सब उसी की करतूत थी। माँ ची वाई ने हैरान और परेशान होकर उसकी तरफ देखा। दुओंग तुयेन, तुमने ऐसा क्यों किया? दुग्धा तुम्हारा छोटा भाई है ना? मैंने ऐसा नहीं किया। दुओंग तुयेन, उसने अपना सिर पकड़ लिया और अचानक मेरी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाया, यह सब इसी की वजह से हुआ है। इसी ने दुग्धा ड्यूक डीए को फंसाने के लिए तंत्र मंत्र और काली शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अगर ये बात उसने पहले कही होती तो वे लोग यकीनन उस पर विश्वास कर लेते। लेकिन इस बार ये एक हकीकत थी कि मैंने ही मो दुग्धा की जान बचाई थी। ठीक है, अब पहले घर चलो। मो दुग्धा की आंखों में गहरा अंधकार और निराशा थी। दुओंग तुयेन वो भाई था जिस पर उसने बचपन से भरोसा किया था, जबकि जिस इंसान को वो शुरुआत में नीचा समझता था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। कुछ दिनों बाद मो दुग्धा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इन दिनों दुओंग तुयेन लगातार मो कियन कुओक, माची वाई और बड़ी बहन को मक्खन लगाने और उनका दिल जीतने में लगा रहा। मैं जानती थी कि दुओंग तुयेन के लिए उन लोगों का इतने सालों का प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मो दुग्धा के पैर की इस छोटी सी चोट की वजह से मो परिवार उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन उसे अपने खून के कर्ज का हिसाब तो देना ही होगा। अगर वो मो परिवार का घर नहीं छोड़ना चाहता तो फिर उसे वहीं सलाखों के पीछे रहना होगा। मो दुग्धा लाठी के सहारे चलता हुआ अंदर आया। दुओंग तुयेन उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दुग्धा ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मेरे बगल में आकर बैठ गया। दुओंग तुयेन की आंखें लाल हो गईं। दुग्धा, मुझे माफ कर दो ना। माँ ची की मानसिक स्थिति भी इन दिनों काफी उलझी हुई थी। आखिरकार दुओंग तुयेन वही बेटा था जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय तक पाला था। वो अपने बच्चों के बीच इस तरह का तनाव नहीं देखना चाहती थीं। उन्होंने कहा, मो दुग्धा, तुम्हारा भाई तुमसे बात कर रहा है। मो दुग्धा ने बस हूं में जवाब दिया और अपने हाथ में मौजूद मोतियों को टटोलने लगा। मैंने देखा कि ये वही माला थी जो मैंने उसे दी थी, लेकिन कुछ मोती कम होने की वजह से वो अब इसे पहन नहीं पा रहा था। दुओंग तुयेन को लगा कि उसे वो माला पसंद है, तो उसने तुरंत कहा, क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद है? कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए इससे भी बहुत ज्यादा महंगी माला खरीद दूंगा, ठीक है? मो दुग्धा ने उदासी से जवाब दिया, जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जेब से एक नई मोतियों की माला निकाली और कहा, यह तुम्हारे लिए है। इसके 5 लाख दोंग 50,000 युआन हुए। मो दुग्धा खुश हो गया। उसने तुरंत माला पहनी और पैसे ट्रांसफर करने लगा। मो दुग्धा के बर्ताव को इतनी जल्दी बदलते देख, और वो भी मेरी इस मामूली सी माला के लिए, दुओंग तुयेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने भौहें सिकोड़कर दबी आवाज में कहा, ची, हम सब एक ही परिवार के हैं। सिर्फ एक माला के लिए तुम छोटे भाई दुग्धा से पैसे मांग रहे हो। मैंने उस पर एक सरसरी निगाह डाली। ये सुरक्षा कवच प्रोटेक्शन चार्म है, क्या तुम्हें भी चाहिए? ये सुनते ही दुओंग तुयेन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हाँ या ना कुछ नहीं बोल पाया। मो कियन कुओक को अभी भी मेरा घर में ये सब तंत्र मंत्र का काम करना पसंद नहीं आ रहा था। तभी खट से आवाज हुई और मॉक डोकलो हमारे पास आई। उसने मुझसे पूछा, क्या मुझे भी एक माला मिल सकती है? मैंने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। 10 लाख दोंग 100,000 युआन। मुझसे 5 लाख ज्यादा क्यों? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या आप भूल गईं? जब आप 18 साल की थी तब मैंने आपकी जान बचाई थी। ये सुनते ही अखबार पढ़ रहे मो कियन कुओक के हाथ वहीं ठिठक गए। माँ ची भी दंग रह गईं। मो दुकलो की यादें अचानक 7 साल पीछे लौट गईं। उस साल वो सिर्फ 18 साल की थी और बेहद घमंडी थी।
वो एक फुटबॉल मैच देखने विदेश जाने वाली थी, लेकिन उस दिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। खासकर जब वो घर लौटी तो उसने अपने बैग में एक अजीब सा आड़ू का बीज पीच पिट पाया, और उसके कुछ ही समय बाद उसने विमान दुर्घटना प्लेन क्रैश की खबर सुनी। वो आड़ू का बीज। मो दुक लो फटी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने वो अखबार उठा लिया जिसे मो किएन कुओक ने अभी अभी नीचे रखा था और पूछा, पैसे लेकर भागने वाले उस आदमी का पता चला क्या? अगर उस जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ तो मजदूर दंगा कर देंगे। मो किएन कुओक की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पहली बार था जब मैंने उनके चेहरे पर इतने सारे जटिल और हैरान करने वाले भाव एक साथ देखे थे, क्योंकि पैसे लेकर भागने वाले उस मुख्य प्रभारी मैनेजर के बारे में तो उन्होंने खुद आज ही सुना था। अखबार की रिपोर्टों के अनुसार मजदूरों ने एक एक करके हड़ताल करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मो किएन कुओक ने अभी तक किसी को नहीं बताया था। माँ। ये पहली बार था जब मैंने माँ ची ची वाई को माँ कहकर पुकारा था। माँ। माँ ची काफी देर तक सन्न खड़ी रहीं, फिर होश में आते ही उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा। मैंने एक हल्की मुस्कान बिखेरी। ये बात मुझसे आपकी सगी छोटी बेटी ने कहने के लिए कही है। मैंने एक बार फिर उस वर्जित कैम क्वाई विषय को छेड़ दिया था। ये सुनते ही दुओंग तुयेन तुरंत मुझे पीटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मो दुगदा मोग डुग डे ने उसे बीच में ही रोक दिया। दुओंग तुयेन के चेहरे पर हिंसक गुस्सा साफ दिख रहा था। तूने फिर से उस बात को हवा दी। क्या तू माता पिता का दिल दुखाना चाहती है? उसने माता पिता की तरफ देखते हुए कहा। ये फिर से वही अंधविश्वास और भूत प्रेत का ढोंग कर रही है, लेकिन इस बार घर का हर एक सदस्य उसे रोक रहा था, यहां तक कि मोग डुक लो, जो हमेशा दुओंग तुयेन का पक्ष लेती थी, वो भी अपना आपा खो बैठी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? छोटी बहन ने तुमसे ये बात कहने के लिए कही है। इसका क्या अर्थ है? मैं जानती थी कि दुओंग तुयेन को छोड़कर इस घर का हर सदस्य अपनी उस सबसे छोटी बेटी से बेहद प्यार करता था। इसलिए छोटी बहन लिंगलिंग की मौत पूरे परिवार के लिए एक कभी न भूलने वाला गहरा जख्म थी। मैं बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और पहले ही दिन से लाया हुआ अपना छोटा सा सूटकेस या हाथ गाड़ी बाहर खींच लाई। मैंने मेज पर एक पीला कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर अपनी साधना की चीजें और वो घंटी चौंग निकालकर रख दी। माची ई ने मेज पर रखी उस घंटी को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो लिन का जी विटी लॉक, खोआ ट्रुओंग मैन बच्चों की लंबी उम्र के लिए पहनाया जाने वाला तावीज लॉकेट है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? यह कोई साधारण लॉकेट नहीं था। इसके ऊपर बेहद जटिल और अनोखी नक्काशी की गई थी, जिससे साफ पता चलता था कि वे सब अपनी छोटी बहन को कितना अनमोल मानते थे। मैंने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी उंगली को दांत से काटा और उस घंटी पर खून की एक बूंद टपका दी। कमरे में कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी मेज पर रखी चीजें अपने आप हिलने लगीं और हवेली के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कोने की तरफ इशारा करने लगीं। वो दुओंग तुयेन का कमरा है? मैंने नौकरों से पूछा। दुओंग तुयेन के कमरे के ठीक पीछे। दुओंग तुयेन के कमरे के पीछे एक पेड़ है ना? क्या आप दोनों सच में इस पर भरोसा करते हैं? इसी ढोंग और तंत्र मंत्र ने लिंगलिंग की जान ले ली थी, और इस बार न जाने ये किसकी जान लेना चाहता है। मोग डुगडा तुरंत उठ खड़ा हुआ। मुझे भाई चीची पर पूरा भरोसा है। अगर वो न होते तो कुछ दिन पहले मैं मर चुका होता। माँ ची वाई के मन में भारी कशमकश चल रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। मो किएन कुओक ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, इसलिए नौकर भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पूरी हवेली में एक सन्नाटा पसर गया था। मैंने अपनी उंगली पर एक बैंड-एड लगाया और कहा, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आखिरकार उस पेड़ के पास खुदाई शुरू हो ही गई। दुओंग तुयेन रोते हुए बगल में खड़ा था और चिल्ला रहा था, मत खोदो, इसे मत खोदो। वो बार बार मो किएन कुओक और माची ई के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था। जब उसने देखा कि उसकी मिन्नतें काम नहीं कर रही हैं, तो उसने झटके से मेरा कॉलर पकड़ लिया। कुछ साल पहले तुम जैसे ढोंगियों ने ही मेरी बहन को मार डाला था। इस बार तुम किसे मारना चाहते हो? माता पिता को या बड़ी बहन को? सच तो यह है कि तुम सबसे ज्यादा मुझे इस रास्ते से हटाना चाहते हो ना? तुम ये सब नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे मो परिवार से बाहर निकाला जा सके। मो दुगदा तुरंत मेरे आगे आ गया, जिसकी वजह से दुओंग तुयेन के नाखून दुगदा की गर्दन पर लग गए और वहां से खून बहने लगा। मोग डुकलो ने दुओंग तुयेन का ऐसा भयानक और हिंसक रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो भी आगे बढ़ी और उसने दुओंग तुयेन को पीछे खींचा। दुओंग तुयेन, तुम शांत हो जाओ। मिल गया। तभी एक नौकर ने हैरान होकर चिल्लाया। उसने जमीन के नीचे से लाल कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे सावधानी से खोला। वो साफ तौर पर वही लॉन्गेविटी लॉक तावीज लॉकेट था जिसमें से एक घंटी गायब थी।
ये देखते ही माची ई के पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ीं। ये यहाँ कैसे आ सकता है? ये लॉकेट तो मैंने खुद अपने हाथों से लिन लिन को पहनाया था। जब उसे दफनाया गया था तब ये उसके पास था। मैंने प्रार्थना की थी कि वो परलोक में सुरक्षित रहे। मो कियन कोक ने रोती हुई अपनी पत्नी को संभाला। उनकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। जी, आखिर ये सब क्या माजरा है? लिन का ये लॉकेट इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? मो दुकलो और मो दुगदा भी पास आ गए। उन दोनों को अच्छे से पता था कि इस अनोखी चीज की कोई नकल नहीं की जा सकती। केवल दुओंग तुयेन ही अपनी जगह पर जड़ बना खड़ा था। वो बदहवास होकर बड़बड़ा रहा था। ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं जो बात बताने जा रही हूं वो आप लोगों की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। अब इस पर विश्वास करना या न करना ये पूरी तरह आपका फैसला होगा। मैं और दुओंग तुयेन बचपन में गलती से नहीं बदले गए थे। अस्पताल में बच्चों की अदला बदली कोई इत्तेफाक नहीं थी। दुओंग तुयेन की असली माँ को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका सरनेम ट्योंग है। ये सुनते ही माची ई के दिमाग में बिजली कौंधी और उन्हें तुरंत सब याद आ गया। वो औरत, वो कई साल पहले मो परिवार में एक नौकरानी का काम करती थी, लेकिन उसके हाथ पैर चोरों जैसे थे। वो बेईमान थी गया है। वो ईमानदार नहीं थी। जब उसने माची ई ची वाई का 10 लाख दोंग युआन से ज्यादा का हार चुराया और रंगे हाथों पकड़ी गई तो उसे मो परिवार के घर से निकाल दिया गया था। इस बात से उसके मन में मो परिवार के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई और इसीलिए कुछ सालों बाद उसने मो परिवार के सगे बेटे को अपने बेटे से बदल दिया। उसे मुझे लावारिस छोड़ने से पहले उसका आखिरी वाक्य यही था, अगर तू मर गया तो इस राज को कोई कभी नहीं जान पाएगा। और आप लोगों ने जिस बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोष कर बड़ा किया वो यही दुओंग तुयेन है। लेकिन इसकी किस्मत की उम्र तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये सिर्फ दूसरों की उम्र, लाइफ स्पैन छीनकर ही जिंदा रह सकता है। जब ये 5 साल का था तब वही समय था। असल में अगर उस वक्त आप लोगों ने उस तांत्रिक थाओसाई की बात मानकर इसे दूर न किया होता तो वो तांत्रिक और लिंग कभी नहीं मरते। दुओंग तुयेन भी नहीं मरता, बस उसकी उम्र थोड़ी कम होती। लेकिन आप लोगों ने उस तांत्रिक को ही घर से निकाल दिया, जिसके कारण लिन के लिए सिर्फ मौत का रास्ता बचा। लिन ने मुझसे कहा था कि उस दिन उसे बहुत दर्द हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना भाई ही उसे क्यों मारना चाहता है। वो माता पिता को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही था। लिन कई दिनों तक तेज बुखार में तड़पती रही और उतने दिनों तक वो मासूम आप लोगों से मदद की भीख मांगती रही। माची ई का दिल इस असहनीय दर्द से फट गया। हमने खुद ही अपनी बच्ची को मार डाला। मैंने बिना किसी हमदर्दी के अपनी बात जारी रखी। क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जब से आपने दुओंग तुयेन को पालना शुरू किया मो परिवार का बिजनेस लगातार गर्त में चला गया? इसके अलावा मो दुकलो, मॉग दुकलो और मो दुगदा मॉग दुग डे भी बचपन में अक्सर घायल होते रहते थे ना। इस साल भी मो परिवार में एक और मौत होने वाली थी। मो द पे छोटे ऊ की मात्रा केदा ने अवाक होकर अपनी तरफ उंगली उठाई। क्या वो मैं था? मैंने सिर हिलाया। जिस बेटे को आपने पाल पोष कर बड़ा किया वही इन सब साजिशों के पीछे का असली कातिल है। दुओंग तुयेन पागलों की तरह चीखा और मेरे चेहरे पर झपटने के लिए आगे बढ़ा। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। लेकिन माची का हाथ उसके वार से भी ज्यादा तेज था। उन्होंने चटाक से एक ऐसा जोरदार थप्पड़ उसकी जुबान पर जड़ा कि वो जमीन पर जा गिरा। तू अपनी ही छोटी बहन को कैसे मार सकता है? वो तुझसे कितना प्यार करती थी। बाकी लोग इतने हैरान थे कि उन्हें माची ई को रोकने का मौका ही नहीं मिला। माची ई ने दुओंग तुयेन को उस खुदी हुई मिट्टी के ढेर पर दे मारा जहां वो गिरा हुआ तड़पने और बद्दुआएं देने लगा। मैं तड़प कर मरूं। चुप कर। ये दूसरा थप्पड़ बेहद भारी था जो मो कियन कुओक ने मारा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इसे यहां से घसीटकर बाहर निकालो और सीधे पागलखाने साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में डाल दो। ये सुनकर दुओंग तुयेन सचमुच बुरी तरह डर गया। उसके लिए पागलखाना जेल से भी ज्यादा खौफनाक था। वो घुटनों के बल बैठ गया और लगातार अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। मुझसे गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे घर से मत निकालिए। भले ही मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन लिन तो मर चुकी है ना। अब मैं ही आपका सब कुछ हूं। मैं हमेशा आपका बेटा बनकर रहूंगा। माची ई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? अगर तेरी वजह से न होता, अगर तेरी इस घटिया करतूत की वजह से न होता तो मेरी लिन आज 11 साल की होती। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटे को उन्होंने अपने पूरे दिल और जान से पाला उसी ने उनकी अपनी ही बेटी की जान ले ली। आखिरकार दुओंग तुयेन को पागल खाने भेज दिया गया। सुनने में आया कि उसने वहां कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। मो परिवार उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था, तो वो कैसे मर जाता?
लेकिन ये सब बात की बातें हैं। माची ई के हाथ पैर कांप रहे थे। वो मेरे पैरों में गिरने ही वाली थी कि मैं एक कदम पीछे हट गई और मोदुकलो ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। क्या मैं लिनलिन से एक बार भी नहीं मिल सकती? माची ई ने रोते हुए पूछा। मैंने ना में सिर हिलाया। अब मुलाकात नहीं हो सकती, माची ई की रोते रोते। वो फूट फूट कर रोने लगी। मो कियन कुओक आगे बढ़े और उन्होंने मेरी तरफ एक बैंक कार्ड बढ़ाया। उन्होंने अपना गला साफ करते हुए भारी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तुम जैसे लोग जब भी किसी का भविष्य देखते हो या सच बताते हो तो बदले में पैसे दक्षिणा जरूर लेते हो। इस कार्ड में 10 लाख 1 मिलियन है, क्या ये काफी हैं? मैंने उस कार्ड को वापस ढकेल दिया और अपने हाथ में मौजूद उस घंटी को थोड़ा हिलाया। इस काम की कीमत मुझे पहले ही चुकाई जा चुकी है, यानी लिनलिन की आत्मा ने मुझे भुगतान कर दिया है। यह सुनते ही वे लोग ऐसे बिखर गए जैसे उनके सिर से कोई बड़ा साया उठ गया हो और हर एक सदस्य चुपचाप आंसू बहाने लगा। रात को आखिरकार हमारे असली परिवार ने पहली बार एक साथ बैठकर खाना खाया। मो कियन कुओक मेरे आगे की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना करते हुए अपना सिर हिला दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भी मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, बस मुझसे इतना कहा, आज के बाद से तुम मो परिवार के इकलौते वारिस और बेटे हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चलते चलते उन सभी को एक एक ब्रेसलेट मोतियों की माला तोहफे में दे दी। ये कोई कीमती चीज नहीं है, बस आपकी सुरक्षा के लिए है। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, मैंने अपना सारा सामान समेटा और जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। तभी घर की नौकरानी ने भागते हुए मुझे रोका और ऊपर की तरफ चिल्लाई, मालिक, छोटे मालिक यहां से जा रहे हैं। तभी सीढ़ियों से तेजी से भागकर आने वाले कदमों की आवाज गूंज उठी। मो कियन कुओक, माची ई, मोदुकलो और मोदुकदा सबके सब भागते हुए नीचे आ गए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये एक ऐसा सवाल था जो मैंने उन लोगों से पहले भी 2 बार पूछा था। अगर मेरे और दुओंग तुयेन में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? उस समय उन सभी ने दुओंग तुयेन को चुना था, और आज जब उन्हें पता चला कि वो एक आस्तीन का सांप था तो वे वापस पलटकर मुझे चुनना चाहते हैं। इस दुनिया में चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलती। मैं जा रहा हूं। पीछे से मुझे माची ई के रोने और मेरा नाम पुकारने की आवाज आई। मैंने मोदुकदा को भी रुंधे हुए गले से मुझे भाई कहते सुना, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। शायद थिम वुओंग की वो बात बिल्कुल सच थी। मो परिवार इतना रईस और ताकतवर था, फिर भी उन्हें मुझे ढूंढने में इतने साल कैसे लग गए? जब उन्होंने पहली बार मुझे सड़क के किनारे लोगों का हाथ देखते और भविष्य बताते हुए देखा होगा तो क्या उन्हें मुझ पर शर्म या अपशकुन का एहसास नहीं हुआ होगा? मैंने इन सब फालतू की बातों को अपने दिमाग से झटक दिया। जैसे ही मैंने मो परिवार की उस आलीशान हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर कदम रखा, मुझे अचानक याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि आज वो मेरी क्लास लेंगे और मुझे एक नया मंत्र फाप मोय सिखाएंगे जो मैंने अभी तक नहीं सीखा है।